जी कैफ और आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 57। कल के लेक्चर में हमने लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स और लायबिलिटीज ऑफ फर्म स्टडी की थी कि विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पार्टीज, कि अगर थर्ड पार्टी की कोई लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी अराइज होती है तो उस सिचुएशन में किसी स्पेसिफिक पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फर्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आज हम उसके होम असाइनमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्ट में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं, सब समझ आ गया जी। मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी, इसका मतलब यह है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म में मौजूद मनी या पैसे, किसी कस्टमर से पैसे वसूल किए हों वो, या जो फर्म के पास मौजूद थे, फर्म के किसी दराज वगैरह में, वो उसने फ्रॉड किया, मिस अप्लाई किया, मतलब मिस एप्रोप्रिएट किया, तो कंसेप्ट ये है कि थर्ड पार्टी इससे अनइफेक्टेड होंगी। थर्ड पार्टी को वो अगर पैसे वसूल किए हैं तो उसके बदले में जो गुड्स वगैरह हमने प्रोवाइड करनी थी वो प्रोवाइड करेंगे। ये लॉस थर्ड पार्टी का नहीं है। थर्ड पार्टी को ये नहीं कहा जाएगा आप दोबारा पैसे दें, ठीक है। तो ये लॉस फर्म बेयर करेगी। अगर कोई एडवांस किसी कस्टमर दे दिया था, कोई पार्टनर लेके भाग गया, मिस अप्लाई किया, मिस एप्रोप्रिएशन, तो इस सूरत में फर्म लायबल है टू थर्ड पार्टीज कि वो उसको कंपनसेट करे जो उसने पैसे दिए थे उस पार्टनर को जो भाग गया। लेकिन विद इन द फर्म, अब इसमें दूसरी चीज क्या है, विद इन द फर्म वो जो फॉल्टी पार्टनर है, गिल्टी पार्टनर है, वो सारे का सारा लॉस बेयर करेगा और वो बाकी दूसरे पार्टनर्स को कंपनसेट करेगा। और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए फिर असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट में क्वेश्चन थे हमारे 12 से 23 तक शायद। क्वेश्चन 12, डिस्क्राइब द लायबिलिटीज ऑफ ए पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। किसी एक पार्टनर की क्या लायबिलिटी है फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म? पार्टनर, एवरी पार्टनर इज जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, ठीक है। हाँ, अगर कोई पार्टनर अपनी लायबिलिटी से ज्यादा शेयर पे करता है तो दूसरे पार्टनर से रिइंबर्स करवा सकता है। ये है पार्टनर की लायबिलिटी, जॉइंट एंड सेवरल, लेकिन अपने शेयर से ज्यादा पे करेगा तो फर्म को कंपनसेट करेगा। सेकंड, द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ ए पार्टनर। फर्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ ए पार्टनर। अगर कोई एक पार्टनर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है, कोई ओमिशन है या उसकी नेग्लिजेंस की वजह से किसी पार्टी को, थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। अच्छा, ये नेग्लिजेंस का केस है या कोई रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन का, ये फ्रॉड का केस नहीं है। फ्रॉड का केस तीसरे वाला है, मिस एप्लीकेशन वाला। ये रॉन्गफुल एक्ट, नेग्लिजेंस वाला, हालांकि दोनों का इफेक्ट सेम है, यानी चाहे नेग्लिजेंस हो चाहे फ्रॉड हो, फर्म लायबल है थर्ड पार्टीज को। तो यहां पे भी रॉन्गफुल एक्ट के लिए भी फर्म लायबल है थर्ड पार्टीज को कंपनसेट करने के लिए। लेकिन विद इन द फर्म, अगला स्टेप, विद इन द फर्म जिस पार्टनर ने रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है वो पूरा लॉस बियर करेगा और फर्म को कंपनसेट करेगा। थर्ड, द फर्म फॉर लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी बाय पार्ट। अगर कोई भी एक पार्टनर मनी या प्रॉपर्टी मिस एप्रोप्रिएट करता है, ठीक है, फ्रॉड, तो फर्म लायबल है उसके लिए। फर्म थर्ड पार्टीज को कंपनसेट करेगी। लेकिन नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि विद इन द फर्म होल लॉस जो होगा सारे का सारा वो पार्टी गिल्टी पार्टनर बेयर करेगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? 12 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13, ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था। 12, 13, A, B and C are partners in an installment sales business. A asked one of the customer to deposit a security worth ₹100,000 in order to purchase goods on installments. Ordinary course of business की ट्रांजैक्शन है। Subsequently, A misappropriated the security and absconded, फरार हो गया। Are other partners liable to refund the amount to customers? बिल्कुल, चूंकि ये ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन थी और एक्ट ऑफ पार्टनर इज एक्ट ऑफ फर्म, तो फर्म लायबल है, दूसरे पार्टनर्स लायबल हैं कि वो कस्टमर को कंपनसेट करेंगे। हाँ, अगला कंसेप्ट क्या है नेक्स्ट, विद इन द फर्म जो पार्टनर है कौन, मिस्टर ए, ये कंपनसेट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा फर्म को। 13 क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 14, SPMQ is a partnership firm in which Shabir, Bashir, Munir and Kadir are partners. Shabir, the only active partner, knowing the goods were stolen ones, purchased and sold them in the name of the firm. Shabir ही सिर्फ एक्टिव पार्टनर था, बाकी सारे स्लीपिंग पार्टनर थे। शबीर को पता था चीजें चोरी की हैं, लेकिन उसने उन्हें फर्म के नाम से बेच दिया। All other partners liable to compensate to the true owner of goods. क्या दूसरे पार्टनर लायबल है? अब ये कौन सा कंसेप्ट है? रॉन्गफुल एक्ट ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर ने गलत किया, ठीक है। तो फर्म लायबल है दूसरे थर्ड पार्टी को कंपनसेट करने के लिए, लेकिन विद इन द फर्म जितना सारा नुकसान है वो
शबीर को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। 15. One of the partner of XYZ firm admitted in the court that the firm has been involved in tax evasion. Can this admission be used against firm as evidence? एक पार्टनर ने रिप्रेजेंटेशन दी, उसने कहा हाँ हम टैक्स को चोरी करते हैं, क्या इसको एज एविडेंस यूज किया जा सकता है? क्या स्टडी किया था, कंडीशंस क्या हैं? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेट कर रहा है टैक्स का मैटर, और रिलेट्स टू अफेयर्स ऑफ द फर्म। क्या ये अपनी पर्सनल टैक्स इवेजन की बात कर रहा है कि फर्म के टैक्स इवेजन की बात कर रहा है? फर्म के टैक्स इवेजन की बात कर रहा है। तो इस रिप्रेजेंटेशन को कोर्ट में एज एविडेंस यूज किया जा सकता है। 16. Sajid, Abid and Majid are partners in a firm. Abid and Sajid are active partners and Majid is sleeping partner. A legal notice was served by one of their customers to Sajid. Legal notice किसको सर्व हुआ? साजिद को। साजिद एक्टिव पार्टनर था या कि स्लीपिंग? एक्टिव। Sajid did not tell other partners. साजिद ने दूसरे पार्टनर्स को नहीं बताया। When the customer takes further legal action, Abid and Majid plead ignorance of the notice as it was served only on the one active partner. आबिद और माजिद ने कहा कि सर हमें तो पता ही नहीं था नोटिस का, ये तो सिर्फ एक पार्टनर को सर्व हुआ है, बाकी पार्टनर्स को तो नोटिस सर्व ही नहीं हुआ। तो क्या कंसेप्ट है? सर्विंग ऑफ नोटिस का कंसेप्ट क्या है कि एक पार्टनर को भी नोटिस सर्व हुआ तो सब पार्टनर का शर्त क्या है? एक्टिव पार्टनर को सर्व हुआ, ठीक है, और फर्म के अफेयर से रिलेट करता हो। ये फेस वाली बात भी लिखी हुई है। इस दिस पॉइंट ऑफ व्यू जस्टिफाइड? ये पॉइंट ऑफ व्यू जस्टिफाइड नहीं है। अगर एक एक्टिव पार्टनर को भी नोटिस सर्व किया गया, एज्यूम किया जाता है सबको नोटिस सर्व हो गया, प्रोवाइडेड कि वो कंडीशन पूरी हो कि नोटिस एक्टिव पार्टनर को दिया जाए, फर्म के अफेयर से रिलेट कर रहा हो और उस पार्टनर के फ्रॉडुलेंट एक्ट से रिलेट ना कर रहा हो जिसने नोटिस को रिसीव किया। 17. Habib, Arsalan and Adil are partners in a firm. Habib sold an item to third party by fraud without consent of Arsalan and Adil. The firm had to pay the compensation and bear the loss. What remedy is available to other partners in this situation? हबीब ने फ्रॉडुलेंट एक्ट के जरिए से कुछ चीजें थर्ड पार्टी को सेल की जिसकी वजह से फर्म को नुकसान उठाना पड़ा। बाकी पार्टनर्स के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है सिचुएशन में? कि उनके पास राइट है कि वो फ्रॉडुलेंट एक्ट जिसने किया हबीब उससे इंडेमनिफिकेशन वसूल करें, उससे रीइंबर्समेंट ऑफ लॉस वसूल करें, क्योंकि विद इन द फर्म होल लॉस जो होगा वो गिल्टी पार्टनर ने बेयर करना है। क्लियर? विद इन द फर्म अगर एक पार्टनर फ्रॉड के जरिए से कोई चीज बेचता है, फर्म को नुकसान होता है, पेनल्टी वगैरह पे करना पड़ती है, फॉर एग्जांपल, सारे का सारा नुकसान किसका है? गिल्टी पार्टनर। 18. Sajid, Abid and Majid are partners in a firm. Abid and Sajid are active partners and Majid is sleeping partner. A legal notice was served by one of their customers to Abid for alleging that Abid committed the fraud with the customer in ordinary course of business. Is this a valid notice to firm? Valid notice नहीं। valid notice क्यों नहीं है? क्योंकि जिसने फ्रॉड किया है उसी को नोटिस सर्व किया गया है, और हालांकि नोटिस सर्व के रूल्स में लिखा हुआ है कि एक्टिव पार्टनर को सर्व किया जाए नोटिस और फर्म के फेस से रिलेट कर रहा हो, और जिस पार्टनर को नोटिस सर्व किया गया है उसके फ्रॉडुलेंट एक्ट के बारे में ना हो। यानी ये नहीं फ्रॉड करने वाले को नोटिस भेज रहे हैं, उसने दूसरों को बताएगा क्या? नहीं बताएगा। तो यहां पे चूंकि जिस पार्टनर ने फ्रॉड किया है नोटिस भी इसी को सर्व किया गया है, ये वैलिड नोटिस सर्व नहीं हुआ। एज्यूम, क्या ये एज्यूम किया जाएगा कि सारे पार्टनर्स को नोटिस सर्व हो गया? इस केस में एज्यूम नहीं किया जाएगा। प्रीवियस केस में एज्यूम किया गया था क्योंकि उसमें फ्रॉड वाली बात नहीं थी। 18 में कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन 19. Asghar, Babar and Kareem are carrying on agricultural business in partnership. They have agreed to share the profits in the ratio 4:3:2 respectively. Kareem is not liable for the losses of the firm. कैसा हो सकता है कि एक पार्टनर लॉसेस के लिए लाइबल ना हो? तो फिर इसका मतलब है लॉसेस के लिए लाइबल नहीं तो वो लाइबिलिटीज के लिए भी लाइबल नहीं है। लाइबिलिटीज के लिए लॉस शेयरिंग अलग कंसेप्ट है और लाइबिलिटी शेयरिंग अलग कंसेप्ट है। बिल्कुल ऐसा तो हो सकता है कि कुछ पार्टनर लॉस शेयर ना करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि लाइबिलिटी शेयर ना करें। लाइबिलिटी हर पार्टनर शेयर करता है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है हर पार्टनर। जी तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं इसके आगे? करीम इज नॉट लायबल फॉर द लॉस ऑफ अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 एनालाइज एंड कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। पहले, असगर हु इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोक्योरमेंट हैज सजेस्टेड टू बाय सीड्स एंड पेस्टिसाइड फ्रॉम जुबैर एंटरप्राइजेस, ए सप्लायर ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स, as the seeds and pesticides offered by him are of good quality and at a very reasonable price. However, Babar is not in agreement with Asghar. अच्छा अब देखिए एक चीज ये ध्यान में रखिएगा, वो आपस में एग्री कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई दूसरों से पूछे बगैर फर्ज कीजिए कि जुबैर एंटरप्राइजेस से एग्रीमेंट कर लेता है सेल का, क्या वो एग्रीमेंट फर्म पे बाइंडिंग होगा? एग्रीमेंट फर्म पे बाइंडिंग होगा कि पूछे बगैर कि जुबैर एंटरप्राइजेस से डायरेक्ट चीजें खरीद लेता है?
फर्म पे बाइंडिंग होगा क्योंकि हर पार्टनर की इम्प्लॉयड अथॉरिटी है बाइंग और सेलिंग की, लेकिन वो फिलहाल आपस में एग्री कर रहे हैं कि क्या इससे हमें बाइंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। टोटल 3 पार्टनर है, एक पार्टनर कह रहा है बाइंग करनी चाहिए, एक कह रहा है नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब है अगर एक पार्टनर ने भी रिफ्यूज कर दिया तो वो काम नहीं होगा, ऐसा ही है? नहीं, पार्टनरशिप में ऐसे होता क्या? पार्टनरशिप ऐसे चलती है? सिर्फ कुछ एक डिसीजंस हैं जिनमें ऑल पार्टनर्स की कंसेंट होना जरूरी है। जैसे याद है कौन कौन से डिसीजन? नेचर ऑफ बिजनेस, इसके अलावा चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई, चेंज इन कंपोजिशन ऑफ पार्टनरशिप, और इसके अलावा एडमिशन ऑफ माइनर इनटू बेनिफिट्स, इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू ट्रांसफरी। इनके लिए सारे पार्टनर्स की कंसेंट की जरूरत है, लेकिन रूटीन के डे टू डे नेचर के बिजनेस के लिए सारे पार्टनर की कंसेंट जरूरी नहीं है। उसमें डिसीजन मेकिंग कैसे होती है? मेजोरिटी की बेस पे। तो अब यहाँ पे चूंकि 3 पार्टनर है, अब असगर कुछ और कह रहा है और बाबर कुछ और कह रहा है, तो फैसला कैसे होगा? फैसला करीम पे होगा, करीम का वोट मेजोरिटी का वोट होगा। करीम अगर ये वोट देता है कि हमें बाइंग करनी चाहिए, जुबैर एंटरप्राइज से बाइंग की जाएगी। अगर करीम कहता है बाइंग नहीं करनी चाहिए, नहीं की जाएगी। जी नहीं, अगर प्रोक्योरमेंट असगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मतलब है विद इन दी फर्म उन्होंने अथॉरिटी दी, लेकिन अब यहाँ पे डिस्प्यूट राइज हो गया ना, तो जो डिस्प्यूट सेटल होंगे वो मेजोरिटी की बेस में होंगे। अब उसकी यही अथॉरिटी अब वो कंसीडर कर रहे हैं, यही था। अगर वो हमसे ये डिस्प्यूट की बात ना करता और कहता कि असगर रिस्पॉन्सिबल है प्रोक्योरमेंट के लिए, उसने प्रोक्योरमेंट कर लिया है, तो हम कहते हैं ये बिल्कुल ठीक किया उसने, फर्म लायबल है उसके लिए और इसका भी कोई कसूर नहीं। अगर नुकसान होता है तो असगर का भी कोई कसूर नहीं है। लेकिन अब चूंकि पार्टनर्स में डिस्प्यूट राइज हो गया, तो अब असगर अपनी मर्जी से परचेजिंग नहीं कर सकता, अगर करता है तो वो लायबल होगा। समझ आई ये बात? नेक्स्ट 19 का पार्ट 2। इन फरवरी 2017 द पार्टनरशिप incurred substantial losses due to heavy floods in the area and the partnership assets are not sufficient to meet the firm's liability. A number of creditors have filed a suit for recovery of the amount from Kareem. जी नुकसान हुआ, फर्म अपने डेट्स को पे करने के लिए काबिल नहीं है। नंबर ऑफ क्रेडिटर्स फाइल रिकवरी ऑफ, क्रेडिटर्स ने करीम से पैसे रिकवर करवाने के लिए केसेस फाइल किए, हालांकि करीम के खिलाफ तो नहीं कर सकते क्योंकि करीम तो लायबल फॉर नहीं, करीम तो लायबल फॉर लॉस है ही नहीं, लिखा हुआ ऊपर करीम इज नॉट लायबल फॉर द लॉसेस। हाँ, लॉस शेयरिंग अलग कंसेप्ट है, लायबिलिटी शेयरिंग अलग कंसेप्ट। लायबिलिटी हर पार्टनर की होती है और अनलिमिटेड होती है। तो जिन क्रेडिटर्स ने करीम के खिलाफ केस फाइल किया, क्या उन्हें पैसे मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ये सही किया उन्होंने करीम के खिलाफ। हाँ, अगर करीम अपने शेयर से ज्यादा पे कर दे, दूसरे पार्टनर से रिकवरी कर सकता है। शाबाश। 19 ओके, कोई प्रॉब्लम 19 में? नेक्स्ट क्वेश्चन 20। In 2014, Majid and Ibad started a business of sale and repair of vehicles under the name of ME Motors, MEM. Majid sold to Zahid one of the vehicles which came for repair for rupees 10 million. माजिद के पास एक गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए आई, माजिद ने जाहिद को 10 मिलियन में बेच दी, कस्टमर की गाड़ी। जाहिद ऑन फाइंडिंग आउट दैट माजिद डिड नॉट हैव द लीगल टाइटल ऑफ द कार सूड MEM। जब जाहिद को पता चला कि गाड़ी मुझे बेची है, ये तो इनके लीगल टाइटल इनके पास है ही नहीं, तो कस्टमर की गाड़ी आई थी, मेरे से 1 करोड़ रुपया ले लिया, कस्टमर की गाड़ी मुझे दे दी, इनके पास लीगल टाइटल नहीं था। उसने फर्म के खिलाफ केस फाइल किया। किसके खिलाफ? फर्म के खिलाफ, MEM। Under the provisions of Partnership Act 1932, discuss who would be liable for damage in the above situation. Towards third party, firm liable है, लेकिन within the firm सारे का सारा लॉस माजिद को बेयर करना पड़ेगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपके ख्याल में ये मिस एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी और मनी का केस है या कि रॉन्गफुल एक्ट का? चले इससे कुछ स्टूडेंट करें। कितने स्टूडेंट का है मिस एप्लीकेशन, कितनों का है रॉन्गफुल एक्ट? चले आप कोई भी 50-50 है तकरीबन, आप कोई भी असम्पशन लेके चलें, केस स्टडी का सोल्यूशन तो सेम आएगा। आप दोनों में से बेसिस जरूर बतानी है, लेकिन दोनों में से कोई भी बेसिस बता सकते हैं, आपका सोल्यूशन सेम होगा। (21) फिजान एंड मेहरान आर पार्टनर्स इन ए ट्रेडिंग फर्म। ट्रेडिंग फर्म का मतलब क्या हुआ? हर पार्टनर बोरोइंग कर सकता है।
and have decided that no partner shall have the right to buy or sell goods beyond the value of rupees 100,000 without consent of other partners. और ये एग्री किया कि जब तक सारे पार्टनर की कंसेंट नहीं होगी कोई भी पार्टनर 1 लाख से ज्यादा की बाइंग नहीं, कोई भी पार्टनर 1 लाख से ज्यादा की बाइंग नहीं करेगा. पार्टनर्स ने आपस में एग्री कर लिया. ड्यू टू सडन क्राइसिस इन द मार्केट प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट स्टार्टेड फॉलिंग शार्पली. Faizan without consulting Mehran sold all the perishable stock worth rupees 950,000 in order to restrict the firm's loss. Can Mehran hold Faizan responsible for misconduct? क्यों नहीं, उसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया है. अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर सकता है. मैं क्लियर हुई है बात. 22. Nomi Sultan and Behram have decided to establish a partnership business to run a departmental store. This partnership business was started in January 2015. In March 2015, Behram received an overdraft of rupees 100,000 from the partnership bank. He informed the bank that the money would be used to construct a new cash counter in the departmental store. 1 लाख का लोन वसूल किया. किसने वसूल किया? बहराम ने. और बैंक को क्या कहा? क्या ये पार्टनरशिप फर्म बारो कर सकती है? पार्टनर बारो कर सकता है अमाउंट? ट्रेडिंग बिजनेस है, डिपार्टमेंटल स्टोर ट्रेडिंग बिजनेस कर सकता है बारो. However, he used the money to pay for his wife's Dubai trip. लेकिन उसने दुबई का ट्रिप लग गया. Advise Nomi Sultan and Behram about their rights and liabilities and that of the firm in relation to above transaction. Rights and liabilities बतानी है किसकी? फर्म की भी और पार्टनर्स की भी. फर्म की क्या लायबिलिटी है? फर्म इज लायबल टू बैंक टू पे. फर्म बैंक को लायबल है ना, बैंक तो फर्म से पैसे निकलवाएगा. अच्छा, विद इन दी फर्म पार्टनर्स की क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज है? पार्टनर्स लायबल टू बैंक, पार्टनर्स भी, फर्म एंड पार्टनर्स आर लायबल टू थर्ड पार्टी. लेकिन विद इन दी फर्म सारे का सारा लॉस कौन बेयर करेगा? बहराम. क्लियर हुई है बात? राइट्स क्या है पार्टनर्स के, लायबिलिटी क्या पार्टनर्स की? कि अनलिमिटेड डिवाइस केस में कि वो थर्ड पार्टी को कंपनसेट करेंगे. थर्ड पार्टी से जो लोन लिया 1 लाख का वो रीपे करेंगे. लोन लेके भागा बहराम है लेकिन रीपे बाकी भी करेंगे. लायबिलिटी है उनकी, फर्म लायबल है, पार्टनर्स भी लायबल है. लेकिन फिर इसके बाद राइट क्या है कि जिन पार्टनर्स ने पेमेंट किया है वो रिकवर करवा लें फॉल्टी गिल्टी पार्टनर से. क्लियर ये बात? 22 एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए आगे चलते हैं. 23. Respond to the following scenario under the provisions of Partnership Act 1932. Respond कीजिए सिनेरियो को. Saima, Ehsan and Bari are partners in a law firm. Bari received an advance of ₹150,000 from one of the customer's client for defending a lawsuit. उससे एडवांस रिसीव किया किस लिए? लॉसूट को डिफेंड करने के लिए. इसका मतलब है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वसूल किया. जो वसूली की उसने एडवांस की 1.5 लाख की ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में की. Bari, without proceeding on client's request and informing other partners about the receipt of the amount, utilized the money for personal use. Bari ने वो पैसे पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर दिए. अब कौन सा कंसेप्ट आ गया? मिस एप्लीकेशन वाला. Discuss the rights and liabilities of partners and that of firm with regard to Bari's act. फर्म लायबल है थर्ड पार्टी को. अब विद इन दी फर्म पार्टनर्स लायबल होंगे पे करने के लिए, लेकिन पूरे का पूरा लॉस बारी बियर करेगा और वो इंडेमनीफाई करेगा फर्म को, इंडेमनीफाई करेगा दूसरे पार्टनर्स को. क्लियर? ये थे हमारी असाइनमेंट. असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम? सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा आपको? कोई भी नहीं लगा? नहीं, फिर भी कौन सा क्वेश्चन आपने कहा बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, इसमें मजा आया क्वेश्चन करने का? असाइनमेंट की आपका कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा इसमें? अगर आप एग्जामिनर हो तो ये वाला क्वेश्चन आप टेस्ट करें. सारे सही थे, फिर आप सही नहीं है. सारे क्वेश्चन कैसे सही हो सकते हैं? और सारे क्वेश्चन सही नहीं होते. अच्छा, लास्ट वाला ठीक है. चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के कंसेप्ट्स की तरफ. एडवांस है, इसको बोरिंग कंसीडर करेंगे. एडवांस क्या ले, बोरिंग क्या ले, लोन क्या ले की बात नहीं. एडवांस है तो बेसिकली कंपनी का फर्म का डेट है. ये लोन नहीं है. नहीं, लेकिन ये कंपनी का डेट है, यानी कंपनी ने वापस, सॉरी फर्म ने वापस करना है. फर्म का डेट है. चलिए अब चलते हैं हम कंसेप्ट्स की तरफ.
प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपेल आर होल्डिंग आउट पार्टनर। नया कंसेप्ट क्या स्टडी करने जा रहे हैं? होम असाइनमेंट नोट कर लीजिए। अच्छा, ये प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपेल या होल्डिंग आउट, ये टर्म हमने इससे पहले कहीं पढ़ी है? किस जगह पढ़ी है? एजेंसी वाले टॉपिक में क्या पढ़ा था, जरा एक्सप्लेन कर दें। कि अगर कोई पर्सन अगर किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर दिया जाए कि ये हमारा एजेंट है, असल में वो एजेंट नहीं है, और इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे कोई थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर ले, तो वो ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल के ऊपर बाइंडिंग है। मिलता जुलता कंसेप्ट पार्टनरशिप में है। क्यों भला ये एजेंसी वाले कंसेप्ट पार्टनरशिप में क्यों आते हैं? एजेंट होते हैं, क्योंकि पार्टनर्स भी एक दूसरे के एजेंट हैं। तो सिमिलर होल्डिंग आउट पार्टनर का मतलब है ऐसा बंदा पार्टनर नहीं है, लेकिन कोर्ट ने फैसला दे दिया, डिसाइड कर दिया, कोर्ट हेल्ड, क्या हेल्ड किया कोर्ट ने? ये बंदा पार्टनर है। स्टॉपेल या होल्डिंग आउट पार्टनर का मतलब क्या है? कि एक पर्सन जो असल में फर्म का पार्टनर नहीं है, कोर्ट ये कंक्लूजन दे दे, ये फैसला दे दे कि हाँ ये भी पार्टनर है। अच्छा, किस लिए? प्रॉफिट शेयरिंग के लिए नहीं, लायबिलिटी शेयरिंग के लिए। ये जो कंसेप्ट है होल्डिंग आउट का, ये लायबिलिटी शेयरिंग के लिए। यानी क्या ऐसा मुमकिन है कि एक पर्सन कंपनी का पार्टनर हो लेकिन लायबिलिटी शेयर ना करे? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बोलो इसको, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा कंपनी का पार्टनर हो, सॉरी फर्म का पार्टनर हो और लायबिलिटी ना हो? पॉसिबल नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक पर्सन फर्म का पार्टनर नहीं है लेकिन लॉसेस के लिए लायबल है? कैसा? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? फिर से बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? बताइए, हो सकता है ऐसा? क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? बताइए, क्या नहीं हो सकता? सोए हुए थे सारे, देख रहा था मैं उधर, सारे सोए हुए थे। क्या क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक पर्सन फर्म का पार्टनर है लेकिन वो डेट्स के लिए लायबल नहीं? ये मुमकिन नहीं है। क्या ऐसा मुमकिन है कि पार्टनर नहीं है लेकिन फर्म के डेट्स के लिए लायबल है? यस, ये मुमकिन है। इसी को तो कहते हैं, इसी को तो कहते हैं, इसी को तो कहते हैं स्टॉपेल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय स्टॉपेल, इसी चीज का नाम है। पार्टनर बाय स्टॉपेल या होल्डिंग आउट पार्टनर किस चीज का नाम है? कि एक बंदा कंपनी का, ये कंसेप्ट क्या है? एक बंदा कंपनी का पार्टनर नहीं है लेकिन वो डेट्स के लिए लायबल है। एक पर्सन फर्म का पार्टनर नहीं है, एक पर्सन फर्म का पार्टनर नहीं है लेकिन वो डेट्स के लिए लायबल है। यही है कंसेप्ट होल्डिंग आउट जो सिखाने जा रहा हूं। ये जो कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं, क्या कौन सा कंसेप्ट है? क्या ये कंसेप्ट है कि एक पार्टनर तो है लेकिन डेट्स के लिए लायबल नहीं? ये कंसेप्ट है? या ये कंसेप्ट है कि पार्टनर तो नहीं है, डेट्स के लिए लायबल है? ये कंसेप्ट है, पार्टनर नहीं है, डेट्स के लिए लायबल है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पर्सन पार्टनर ना हो, डेट्स के लिए लायबल हो? इसलिए कि उसे रिप्रेजेंट किया गया, उसे कुर्बानी का बकरा बनाया गया। वो समझ रहा था उसकी ताजपोशी की जा रही है, लेकिन असल में उसे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा था। कैसे बकरा बनाया गया ये सुन ले। एक था मिस्टर, क्या नाम है? मिस्टर अमार, मिस्टर अमार, और एक पार्टनरशिप फर्म थी। पार्टनरशिप फर्म ने मिस्टर अमार को रिप्रेजेंट किया कि जैसे ये हमारा पार्टनर है। या तो उसको रिप्रेजेंट किया, या तो अमार ने खुद कहा कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, या किसी दूसरे ने रिप्रेजेंटेशन दी पार्टनर में से और ये चुप रहा, चुप रहा। इसका मतलब है रिप्रेजेंटेशन किसी की भी तरफ से दी जा सकती है। वो कुर्बानी के बकरे की तरफ से भी दी जा सकती है, और वो जो कसाई छुरी फेरने के चक्कर में है उनकी तरफ से भी दी जा सकती है। पार्टनर्स भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि ये हमारा पार्टनर, और हाँ अमार भी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है कि मैं इस फर्म में पार्टनर। इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे कोई थर्ड पार्टी, बल्कि थर्ड क्या, फोर्थ पार्टी भी, कोई थर्ड पार्टी बल्कि थर्ड क्या, फोर्थ पार्टी भी पार्टनरशिप को लोन दे दे और पार्टनरशिप इस लोन को पे ना कर पाए, तो अमार लायबल है? लायबल है। अमार कहेगा और नहीं नहीं नहीं, मैं तो इस फर्म का पार्टनर नहीं हूं, इसकी पार्टनरशिप डेट उठा के देख लो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट देख लो, मेरा कहीं भी नाम नहीं है। थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी क्या कहेगी?
रिप्रेजेंट तो किया था ना, रिप्रेजेंट नहीं भूल गए वो दिन जब तुमने कहा था कि मैं पार्टनर हूं, या वो जो दूसरों ने कहा था कि तुम पार्टनर हो और तुम खामोश रहे थे। तो इम्प्लाइड, इसका मतलब पहले का तुम कोड ये कहता है कि अगर पहले एक्चुअली पार्टनर नहीं भी थे ना तो हम ये अज्यूम करेंगे कि उस वक्त पार्टनर बन गया। अब अगर फर्म अपने इस रिप्रेजेंटेशन की बेस में किसी ने लोन दिया, इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे किसी ने लोन दिया और फर्म वापस नहीं कर पाती, पार्टनर लायबल है कि नहीं? इसमें दो ट्विस्ट हैं, इस सिचुएशन में दो ट्विस्ट हैं। पहला ट्विस्ट कि रिप्रेजेंटेशन में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी रिप्रेजेंटेशन थर्ड पार्टी को भी दी सकते और हो सकता है फोर्थ पार्टी तक भी पहुंची हो। जैसे फर्ज कीजिए अमार ने, ये सारे पार्टनर हैं, अमार ने सारी क्लास के सामने कहा मैं इस फर्म में पार्टनर हूं, या इन पार्टनर्स ने कहा मैं अमार हमारा पार्टनर है और अमार साइलेंट रहा। अब इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे अगर इस क्लास में किसी स्टूडेंट ने पार्टनरशिप को लोन दिया, अमार लायबल है। लेकिन अगली बात सुने, ट्विस्ट, इस फर्म में इस क्लास में किसी स्टूडेंट ने लोन नहीं दिया, इस क्लास के एक स्टूडेंट ने साथ वाली क्लास के स्टूडेंट से कहा अमार इस पार्टनरशिप में पार्टनर है, और उस क्लास के स्टूडेंट ने फिर पार्टनरशिप को लोन दिया। डायरेक्टली अमार ने या पार्टनर ने उस फोर्थ पार्टी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, बल्कि रिप्रेजेंटेशन थर्ड पार्टी के सामने दी गई थी। थर्ड ने जाके फोर्थ को कह दिया और उस रिप्रेजेंटेशन की बेस फोर्थ पार्टी ने लोन दे दिया। अमार लायबल है? यस, यही है कंसेप्ट कि रिप्रेजेंटेशन में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन पहुंची है, ये रिप्रेजेंटेशन इनडायरेक्ट पहुंची है। भाई बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई। होल्डिंग आउट का कंसेप्ट क्या है कि एक बंदा जो फर्म का पार्टनर नहीं है वो लायबल हो जाएगा डेट्स के लिए। कब होगा? जब वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे या उसे रिप्रेजेंट किया जाए और वो चुप रहे। जब वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे या उसे रिप्रेजेंट किया जाए और वो चुप रहे, तो उस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे जो भी लोन दिया जाएगा फर्म को, उसके लिए वो लायबल है। पहला ट्विस्ट, रिप्रेजेंटेशन में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये समझ आ गए कि हो सकता है उस मौके पे लोग मौजूद ना हो लेकिन उन तक ये रिप्रेजेंटेशन बाद में पहुंची तो स्टिल ये कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और दूसरा ट्विस्ट, ये होल्डिंग आउट का कंसेप्ट दो धारी तलवार है। ये होल्डिंग आउट का कंसेप्ट दो धारी तलवार है। बाज़ औक़ात बैल भी जो होता है ना वो कसाई के हाथ से निकल जाता है, वो कसाई को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। तो इसमें बैल अगर वैशी हो गया, हाथ से निकल गया, बकरा कैसे, ये दो धारी वाला कंसेप्ट क्या है? दो धारी तलवार का कंसेप्ट क्या है? कि रिप्रेजेंटेशन थी कि ये पार्टनर है, रिप्रेजेंटेशन आ गई। अब इसके बाद लोन फर्म ने नहीं लिया, अमार ने लिया, और अमार लोन लेके दुबई निकल गया, दुबई निकल गया। अब फर्म लायबल है कि नहीं? फर्म लायबल है। ये दो धारी का मतलब ये है। वरना यहाँ पे जो कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है वो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है कि वो जो होल्डिंग आउट पार्टनर कब लायबल होगा। लेकिन याद रखे, जिस तरह होल्डिंग आउट पार्टनर लायबल हो सकता है उसी तरह फर्म भी लायबल हो सकती है। होल्डिंग आउट वाले केस में, रिप्रेजेंटेशन वाले केस में, स्टॉपल वाले केस में जिस तरह पार्टनर लायबल हो सकता है उसी तरह फर्म भी लायबल। दो धारी तलवार का मतलब ये है। मेरे को समझ आया? नहीं। कहें सर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल सुने। अच्छा, प्रिंसिपल तो समझ आ गया ना। इफ ए पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, अगर एक बंदा अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, हाँ मैं पार्टनर हूं, या उसे रिप्रेजेंट किया जाए और वो चुप रहे, अलाउ कर दे कि मुझे रिप्रेजेंट करो, मुझे भी पार्टनर कहो, तो पार्टनर कहा तो ये भी रिप्रेजेंटेशन आ गई। ही इज लायबल फॉर डेट्स गिवन टू फर्म ऑन सच रिप्रेजेंटेशन। वो लायबल है। जो फर्म को डेट दिया गया होगा, फर्म पे नहीं करती, बड़ा शौक था ना इसे पार्टनर बनने का, आजा बनो पार्टनर। प्रिंसिपल समझ आ गया? अब एग्जांपल सुने। पहले एग्जांपल एक्टिव पार्टनर। अभी इसकी एग्जांपल है डिफरेंट सिचुएशन में। रूटीन की सिचुएशन समझा दिया आपको, अब डिफरेंट फर्दर सिचुएशन में एग्जांपल्स दे रहा हूं। रूटीन की एग्जांपल समझा। रूटीन की एग्जांपल क्या है? उसने कहा मैं पार्टनर हूं, इस रिप्रेजेंटेशन में बैंक ने लोन दिया फर्म को, वो लायबल है। ये रूटीन की एग्जांपल है। अब रूटीन से हट के एग्जांपल। पहली एग्जांपल, एक्टिव पार्टनर डज नॉट गिव नोटिस ऑफ रिटायरमेंट। क्या एक्टिव पार्टनर ने रिटायरमेंट के वक्त नोटिस देना होता है? अगर एक्टिव पार्टनर रिटायरमेंट के वक्त नोटिस ना दे तो फिर बी
पार्टनरशिप बैंक एज्यूम करते हुए, समझते हुए कि ये अभी भी पार्टनर है, फर्म का लोन दे दे, रिटायरिंग पार्टनर जिम्मेदार है कि नहीं? रिटायरिंग पार्टनर लायबल है। अगर एक्टिव पार्टनर रिटायरमेंट के वक्त पब्लिक नोटिस ना दे तो वो डेट्स के लिए लायबल है। जो उसकी रिटायरमेंट के बाद हुए हैं डेट्स, उनके लिए भी लायबल है। अपनी रिटायरमेंट के बाद वाले डेट्स के लिए कैसे लायबल है? नोटिस नहीं दिया। अच्छा बताइए, नोटिस सिर्फ नोटिस होना चाहिए कि पब्लिक नोटिस? अगर उसने पार्टनर्स को बता दिया था मैं जा रहा हूं, पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो ये पब्लिक नोटिस देना चाहिए था। अच्छा, पब्लिक नोटिस पार्टनर ने नहीं दिया, फर्म ने दे दिया, तो चलेगा? चलेगा। दोनों में से कोई भी नोटिस दे दे चलेगा। भैया पहली एग्जांपल समझ आई। अब दूसरी एग्जांपल जो समझ नहीं आनी आपको, माइनर पार्टनर होता है, ट्रू और फॉल्स? माइनर पार्टनर। अब सुने, माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर, माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर, बट माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनर। एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, लॉस में से भी हिस्सा मिलेगा। याद रखें, बेनिफिट्स का मतलब क्या है? प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, लॉस में से भी हिस्सा मिलेगा। तो फिर बेनिफिट का मतलब क्या है? अगर लायबिलिटीज अनलिमिटेड नहीं होगी, लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी, लेकिन ये सहूलत तब तक मुयस्सर है, ये मुद्दत 18 साल तक। जब माइनर 18 साल का हो गया तो उसने नोटिस देना होता है 6 महीने के अंदर अंदर कि मुझे पार्टनर बनना है कि नहीं बनना। ये नोटिस किसने देना है? क्या नोटिस देना है? कि मैं पार्टनर बनना है कि नहीं बनना। अगर नोटिस दे पार्टनर बनना है तो बन जाएगा, अगर नोटिस दे पार्टनर नहीं बनना तो, और अगर नोटिस ही ना दे कोई, 6 महीने गुजर जाए तो 6 महीने बाद समझा जाएगा पार्टनर है, और वो फर्म के डेट्स के लिए लायबल होगा। अब असल ट्विस्ट यहां पे है, असल ट्विस्ट तो आया नहीं अभी, असल ट्विस्ट यहां पे है कि वो फर्म के डेट्स के लिए लायबल होगा। कौन से डेट्स के लिए? क्या उन डेट्स के लिए जो 18 साल पहुंचने से बाद हुए हैं कि पहले वाले भी? पहले वाले भी। यानी लायबल होगा तब से जब से वो एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हुआ था। यानी यही एग्जांपल आ गया, पार्टनर नहीं था लेकिन लायबल है। स्टोपल का कंसेप्ट यही है ना, पार्टनर नहीं था लेकिन लायबल है। तो देखिए वो 6 महीने, वो 18 साल से पहले पार्टनर नहीं था, लायबल है। जब पार्टनर हो गया तब लायबल होता तो ये एग्जांपल थोड़ी होती। ये तो एग्जांपल इसी वजह से आई है कि वो पार्टनर नहीं था उस अरसे में, लेकिन अब लायबल हो गया। भाई स्टोपल की एग्जांपल यही है ना। क्या है स्टोपल की एग्जांपल? पार्टनर नहीं है कोई लेकिन लायबल है। पहली एग्जांपल क्या समझाई आपको? एक्टिव पार्टनर रिटायर हो जाता है, पार्टनर नहीं है लेकिन चूंकि पब्लिक नोटिस नहीं दिया लायबल है। और माइनर अगर 6 महीने गुजर के नोटिस नहीं देता तो हालांकि उसने अभी नहीं अपने आप को कहा कि मैं पार्टनर हूं, लेकिन लॉ कहते हैं अब इसकी लायबिलिटी क्या होगी? ये फुल फ्लैश पार्टनर के तौर पे कंसीडर होगा। और इसकी लायबिलिटी कहां से शुरू होगी? एडमिटेड की डेट से। 18 साल जिस डेट को हुआ उस डेट से नहीं, एडमिट टू, या जिस दिन उसने फैसला किया या 6 महीने खत्म हुए उस दिन नहीं, जिस दिन एडमिट हुआ उस दिन से। 2 एग्जांपल हो गई। किस कंसेप्ट की 2 एग्जांपल बताइए आप? माइनर की नहीं, माइनर की कोई एग्जांपल नहीं होती, माइनर ही होता है। होल्डिंग आउट की, होल्डिंग आउट की या स्टॉपल की कंसेप्ट समझाते हुए क्या एग्जांपल दी थी कि अगर रिप्रेजेंट किया जाए या करवाया जाए तो वो बंदा फर्म के डेट्स के लिए लायबल है। 2 एग्जांपल्स और मजीद क्या थी? एक्टिव पार्टनर नोटिस नहीं दिया और माइनर को 6 महीने गुजर गए, उसने भी 6 महीने के बाद भी नोटिस नहीं दिया कि मैं फर्म के साथ रहना है कि नहीं रहना। जब माइनर 18 साल का हो जाए ना तो उसने फैसला करना होता है। एक क्या फैसला करना होता है? कि मुझे पार्टनर बनना है कि नहीं बनना। लेकिन अगर वो 6 महीने सोचता रहे, बताए ही ना किसी को, तो समझा जाएगा पार्टनर बन गया और लायबिलिटी उसकी राइज हो जाएगी, अनलिमिटेड होगी। किन डेट्स के लिए? जब से वो एडमिट। अब इसकी कुछ एक्सेप्शन भी है, एग्जाम्पल भी है, एक्सेप्शन भी है। लॉ में एग्जाम्पल और एक्सेप्शन में क्या फर्क है? एग्जाम्पल्स का मतलब जिन पे ये कंसेप्ट अप्लाई होता है, और एक्सेप्शन का मतलब जिन पे ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। एग्जाम्पल का मतलब जिन पे कंसेप्ट अप्लाई होता, एक्सेप्शन का मतलब होल्डिंग आउट पार्टनर। यानी इसका मतलब ये हुआ
एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल और एक्सेप्शन उलट होती है ना, तो इसका मतलब ये हुआ अगर एग्जाम्पल ये थी होल्डिंग आउट की, क्योंकि बंदा पार्टनर नहीं है लेकिन लायबल है, तो अब एक्सेप्शन क्या होगी? लायबल नहीं है भाई। एक्सेप्शन यही बनती है ना असूल के मुताबिक, यही एक्सेप्शन। पहली एक्सेप्शन, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए और वो पब्लिक नोटिस ना दे, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए पब्लिक, एग्जाम्पल होती ना एग्जाम्पल, तो हम कहते हैं वो लायबल है, क्यों? उसने पब्लिक नोटिस क्यों नहीं दिया मरने से पहले। लेकिन ला ने इसे एक्सेप्शन दे दी, ला ने कहा नहीं है भाई, इसको नोटिस देने की जरूरत नहीं, कब्र में सुकून से सोए, इसको मजीद डिस्टर्ब ना करे। हाँ बिल्कुल। तो अब जिस पार्टनर की डेथ हो जाए, अगर पब्लिक नोटिस नहीं भी दिया, अगर दूसरे लोगों को पता नहीं भी चला उसकी डेथ हो, तो वो लायबल नहीं है, एक्सेप्शन में है डेथ। और दूसरा इंसॉल्वेंसी, अगर कोई बंदा पार्टनर कोर्ट ने इंसॉल्वेंट करार दे दिया, तो वो भी इंसॉल्वेंसी के बाद जितने भी फर्म के एक्ट्स होंगे उनके लिए लायबल नहीं होगा। डेथ और इंसॉल्वेंसी ये दो एक्सेप्शंस हैं, ये दो एक्सेप्शंस हैं। और रिटायरमेंट और माइनर ये एग्जांपल्स हैं। होल्डिंग आउट ये एग्जांपल क्या है? रिटायरमेंट, माइनर। और एक्सेप्शंस क्या हैं? डेथ और इंसॉल्वेंसी। एग्जांपल का मतलब क्या? एक्टिव पार्टनर रिटायर हुआ, नोटिस नहीं दिया, लायबल है। माइनर के एग्जांपल क्या? माइनर 18 साल का हो गया, 6 महीने के अंदर नोटिस नहीं दिया, डेट्स के लिए लायबल है। एक्सेप्शन क्या? डेथ हो गई किसी पार्टनर की, चाहे नोटिस नहीं भी दिया, बाद वाले एक्ट्स के लिए लायबल नहीं, बाद वाले एक्ट्स के लिए, डेथ के बाद। इंसॉल्वेंसी के एक्सेप्शन क्या? इंसॉल्वेंट कोर्ट ने करार दे दिया, तो इंसॉल्वेंट होने के बाद के जो फर्म के एक्ट्स होंगे उनके लिए लायबल, चाहे लीगल नोटिस नहीं भी दिया किसी को, पब्लिक नोटिस नहीं भी दिया। ये एग्जाम्पल और एक्सेप्शन समझ आया आपको? होल्डिंग आउट का कंसेप्ट समझ आया? अच्छा लगा आपको होल्डिंग आउट का कंसेप्ट? हैं बहुत मजे का कंसेप्ट। लेकिन ये मजे का कंसेप्ट किसके लिए है? पार्टनर्स के लिए कि उस रिप्रेजेंटेटिव बंदे के लिए। ये डिपेंड करता है लोन किसको मिला। दो धारी तलवार है ना, तो डिपेंड करता है लोन कौन लेके भागा। हाँ, उसी के लिए मजे का कंसेप्ट है। तो भाई क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? चलिए असाइनमेंट नोट कर लिया आपने? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ हाँ पूछे, शाबाश शाबाश शाबाश। नहीं वो डेथ वाले केस में लिखा हुआ है, अगर किसी की डेथ हो जाए और वो नोटिस नहीं दिया, फर्म ने बगैर नोटिस, फर्म ने भी नोटिस नहीं दिया, पार्टनर ने भी नोटिस नहीं दिया जिसकी डेथ हो गई, फर्म ने भी, और वो ऐसे ही पुराने नाम से काम कर रहे हैं, और बैंक ने लोन दे दिया फर्म को, क्या डेथ जिसकी हुई है वो पार्टनर लायबल है? हालांकि देखा जाए है तो वो पार्टनर एक तरह से, क्योंकि उसे पब्लिक नोटिस नहीं दिया। पब्लिक नोटिस ना देने पर रूल ये होता है कि उसे लायबल समझा जाता है। एग्जाम्पल में पढ़ा था, लेकिन ये क्या है उसकी एक्सेप्शन। नहीं, उसका जो हिसाब किताब दे के उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हिस्सा देना ना, वो अब जिस दिन डेथ के दिन जितना था ना वही दिया जाएगा। बाद में जो लोन दिए गए उनके लिए वो लायबल नहीं है। डेथ से पहले अगर डेथ से पहले कोई डेट्स या लोन लिए गए थे उनके लिए लायबल है। उनके लिए डिसीज्ड पार्टनर की स्टेट, डिसीज पार्टनर की स्टेट वो लायबल है, जो डेथ से पहले लोन दिए गए, डेट दिए गए। डेथ के बाद वालों के लिए लायबल नहीं है। ठीक है, चलिए ये था हमारा आज का। अच्छा होम असाइनमेंट नोट कर लिया आपने? चलिए ठीक है, ये हमारा बस ठीक है, आज के लिए इतना कंसेप्ट काफी है। होम असाइनमेंट लाजमी करके आइएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।